हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में हर्बर्ट स्पेंसर के सामाजिक डार्विनवाद या जिसको हम सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत कहते हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे। इस के अंतर्गत हम सबसे पहले यह देखेंगे कि स्पेंसर ने डार्विन से प्रभावित होकर किस प्रकार समाज और एक सावयव यानी जीव के मध्य सादृश्यता देखी और उस सादृश्यता को स्थापित करने का प्रयास किया। उसके बाद हम देखेंगे कि समाज और एक सावयव या जीव के मध्य क्या समानताएं हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि समाज और सावयव में क्या क्या भिन्नताएं हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम इसके बाद के जो विचार हैं समाज के विकास की अवस्थाएं वगैरह उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये जो वीडियो है इसमें हम देखते हैं कि चार्ल्स डार्विन का जो जैविक उद्विकास का सिद्धांत है उससे उसके सादृश्यता स्थापित करते हुए सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिया हर्बर्ट स्पेंसर ने। सादृश्यता का मतलब होता है समरूपता या समान दिखाई देने वाली विशेषताएं, समरूपता हूबहू उस सिद्धांत को समाज पर लागू कर देना। तो जो डार्विन का जो सिद्धांत था जैविक उद्विकास, उस सिद्धांत को स्पेंसर ने समाज पर लागू किया और ये जो सिद्धांत है इन्होंने अपनी जो पुस्तक है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी उसमें प्रस्तुत किया। स्पेंसर ने इसमें थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो है यानी प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, इसको भी मानव समाज पर लागू किया और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट योग्यतम की का अस्तित्व या योग्यतम की उत्तरजीवितता के नाम से भी ये सिद्धांत प्रचलित है। तो ये बात भी इन्होंने अपने इस सिद्धांत के माध्यम से कही। तो स्पेंसर ने अपने जैविक उद्विकास सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत में ये बताने का प्रयास किया कि जिस प्रकार से जीवों का उद्विकास हुआ है उसी प्रकार से समाज का भी उद्विकास हुआ है, यानी समाज का भी क्रमिक विकास हुआ है। तो जीव की भांति समाज भी धीरे धीरे विकसित हुआ है और जीव और समाज दोनों के बीच में कुछ समानताएं हैं। और इस समानता, क्योंकि उन्होंने सादृश्यता शब्द का इस्तेमाल किया, एनालॉजी स्थापित की है समाज और जीव के मध्य, तो हम देखते हैं कि इस समाज और सावयव दोनों के बीच में क्या समानताएं होती है हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार। तो स्पेंसर कहते हैं कि एक जीव और एक समाज दोनों का ही उद्विकास होता है। जीव के समान समाज भी अनिश्चित असंबद्ध समानता से निश्चित संबद्ध असमानता की ओर बदलता है। उनका कहना है कि नंबर 1, सबसे पहले आदिम प्रारंभिक सरल समाज हुए, और ये जो सरल समाज हैं इसको हम समझ सकते हैं एक समूह के रूप में समाज होते हैं। ऐसे समाज जो खानाबदोश रूप में रहते हैं तो इनकी न्यूनतम आवश्यकताएं होती है और इनका संगठन और संस्कृति, इसका स्वरूप भी अनिश्चित होता है। ऐसे जो समाज हैं, सरल समाज, आदिम समाज, जिसको हम प्रारंभिक समाज कह सकते हैं, छोटे समाज जो सिर्फ एक समूह के रूप में होते हैं, इनके जो विभिन्न अंग यानी विभिन्न इनकी संस्थाएं, विभिन्न सामाजिक संगठन, उनका स्वरूप भी अस्पष्ट होता है और इनकी संख्या बहुत कम होती है। तो जो आदिम समाज होते हैं उनमें एक या दो संस्थाएं जो हैं वो जीवन के सारे कार्य, जितने भी सामाजिक कार्य हैं, उन सारे कार्यों को संपादित कर देती है। तो भिन्नताएं भी नहीं है, अंग स्पष्ट भी नहीं होते
और न्यूनतम आवश्यकताएं हैं और न्यूनतम स्वरूप हमें दिखाई देता है। धीरे धीरे विभिन्न संस्थाओं का विकास होता है, यानी समाज जैसे उसका आकार बढ़ता है वैसे वैसे उसके अंगों का विभाजन शुरू होता है, यानी समाज में विभिन्न संस्थाएं दिखाई देती हैं जैसे एक जीव में होता है। ठीक है ना, हम इन दोनों के बीच में समानताएं देख रहे हैं। तो जैसे एक जीव जो होता है उसमें धीरे धीरे जैसे जैसे उसका आकार बढ़ता है वैसे वैसे उसके विभिन्न अंगों का विभाजन शुरू होता है, और उन अंगों के विभाजन के साथ एक विभेदीकरण या भिन्नता हमें दिखाई देती है, और जितने अंग हैं वो सभी अंग अपना विशेष कार्य करते हैं जिसको हम विशेषीकरण कहते हैं। तो जैसे जीवों में ये प्रक्रिया चलती है उसी तरह समाज में भी हम विभिन्न संस्थाओं के विकास के साथ हम समाज में विभेदीकरण और समाज में विशेषीकरण की प्रक्रिया देख सकते हैं। उसके बाद स्पेंसर कहते हैं कि जब समाज और सावयव दोनों में ही हम देखें कि विभेदीकरण और विशेषीकरण से जो अंग हैं या उनके जो पार्ट्स हैं उनमें एक निश्चितता या स्पष्टता परिलक्षित होती है, स्पष्टता दिखाई देती है। यानी जो स्ट्रक्चर है किसी जीव का या समाज का, उस स्ट्रक्चर में हमें उसके जो पार्ट्स हैं, उसकी यूनिट्स हैं, वो सेपरेट दिखाई देने लगती है। सेपरेट से मतलब जुड़ी हुई तो होती है लेकिन उनका पृथक एक स्वरूप दिखाई देने लगता है। लेकिन साथ साथ जो भी अंग होते हैं वो परस्पर निर्भर भी होते जाते हैं। ठीक है, तो जीव हो या चाहे समाज हो, जैसे जैसे विभेदीकरण होगा यानी अंग बनते जाएंगे, या समाज में हम देखें तो संस्थाएं या संगठन बनते जाएंगे। लेकिन ये जो समाज और संगठन है इनके स्वरूप की भिन्नता के साथ साथ इनका काम भी भिन्न होता जाएगा। लेकिन जैसे जितनी ज़्यादा भिन्नता होगी उतना ही अंगों की स्पष्टता के साथ साथ उनमें परस्पर निर्भरता भी बढ़ेगी। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो विभेदीकरण और विशेषीकरण के साथ साथ परस्पर निर्भरता, और परस्पर निर्भरता संबद्धता के साथ जुड़ी हुई है। इसके बाद वो कहते हैं कि जीवों की तरह समाज का सरलता से जटिलता की तरफ क्रमिक विकास हुआ है। स्पेंसर का मानना है कि जैसे जीवों का विकास ओरिजिन ऑफ स्पेसीज में डार्विन ने जैसे कहा है कि सरलता से जटिलता की तरफ जीवों का विकास क्रम चला इस सृष्टि में, तो स्पेंसर कहते हैं कि ठीक इसी प्रकार समाज का विकास भी सरलता से जटिलता की तरफ क्रमिक रूप से हुआ है। यानी उसकी जो फेजेस हैं, उसके जो स्टेप्स हैं, चरण हैं, वो बिल्कुल निश्चित हैं। जैसे हम अगर समाज को लें तो समाज के विकास में हम देखते हैं कि जो आर्थिक व्यवस्था है उसका विकास क्रम देखें तो सबसे पहले मनुष्य हंटिंग एज में था, शिकारी अवस्था में। उसके बाद उसने पशुपालन शुरू किया, चरागाह अवस्था आई। उसके बाद उसने एक स्थान पर रहकर खेती करना शुरू किया, कृषि अवस्था आई। और धीरे धीरे बाद में औद्योगिक अवस्था आई। तो ये जो स्टेप्स हैं ये बिल्कुल निश्चित हैं, और इनमें हमें एक समाज के स्ट्रक्चर को अगर देखें तो संरचना सरलता से जटिलता की तरफ क्रमिक रूप से विकसित होती है। तो जैविक सावयव एक जीव की संरचना और जीव का विकास और जीव के आकार में वृद्धि के साथ उसके विशेषीकरण, विभेदीकरण और संरचना और प्रकार्य का स्पष्ट दर्शन जिस तरह से होता है, ठीक उसी तरह से समाज में भी हम ये चीज़ें देख सकते हैं। दोनों की एक संरचना है और दोनों का ही प्रकार्य है। तो स्पेंसर कहते हैं कि समाज और सावयव दोनों में समानताएं हैं, जीव और समाज दोनों को अगर हम लें तो दोनों का विकास धीरे धीरे होता है। दोनों में ही आकार में वृद्धि सरलता से जटिलता की ओर होती है।
चाहे समाज है या सावयव है, दोनों की संरचना में विकास के साथ साथ विभिन्न अंग पृथक होते जाते हैं, यानी विभेदीकरण होता है। विभेदीकरण के साथ विभिन्न अंगों में परस्पर निर्भरता और अंतः संबंध देखने को मिलता है। इस अंतः संबंध के आधार पर दोनों में ही अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संचार और वितरण की व्यवस्था होती है। जीव और सावयव और समाज दोनों में ही अगर हम देखें तो शरीर में मस्तिष्क और समाज में सरकार, ये दोनों पूरे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। जीवित शरीर जिस प्रकार से अनेक कोशिकाओं से बना होता है, उसी प्रकार समाज अनेक व्यक्तियों की परिस्थिति और भूमिका से बनता है। जिस प्रकार शरीर से किसी अंग के पृथक हो जाने पर उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार समाज से अलग हो जाने पर व्यक्ति का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से स्पेंसर ने समाज और सावयव, पहले तो उन्होंने समाज को एक सावयव के रूप में समझाने की कोशिश की, फिर उन्होंने कहा कि समाज और सावयव के बीच में भिन्न समानताएं क्या है, और अब इसके बाद में उन्होंने बताया है कि समाज और सावयव के बीच में कुछ भिन्नताएं भी हैं। क्योंकि जब हम समाज और एक जैविक सावयव की तुलना करते हैं तो दोनों में हूबहू हम समानताएं नहीं देख पाते हैं, कुछ भिन्नताएं उनमें है। तो वो क्या है, उसकी चर्चा स्पेंसर ने की है। सबसे पहली बात वो कहते हैं, जीव एवं प्राकृतिक जगत में विकास जो है वो प्रकृति के नियमों से होता है, किंतु समाज का विकास मानव प्रयत्नों से होता है। अतः सामाजिक विकास की गति असमान हो सकती है। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ये कि दोनों का उद्विकास है, लेकिन विकास के चरण जीवों में जैसे बिल्कुल निश्चित होते हैं और नेचुरल लॉ उसके पीछे होता है, वैसी स्थिति हम समाज के विकास में नहीं देख सकते हैं, क्योंकि मनुष्य के हस्तक्षेप से समाज के विकास की प्रक्रिया बदल भी सकती है। दूसरी बात वो कहते हैं कि कोशिकाओं से मिलकर बनने वाले सावयव और मानव समाज में अंतर है, और वो अंतर यह है कि मनुष्य स्वतंत्र चिंतन कर सकता है, मनुष्य स्वयं सोच सकता है, मनुष्य के पास मस्तिष्क है, उसके पास भावनाएं हैं, उसके पास मन है, उसके पास प्रेरणाएं हैं, वो निर्णय लेने की क्षमता रखता है। अतः मनुष्य जो है वो समाज से पृथक भी जीवित रह सकता है, लेकिन एक जीव का अंग है, उसको अगर काट दिया जाए तो वो जीवित नहीं रह सकता है। तो इस तरह से इन दोनों में भिन्नता है। तीसरी बात हम देखते हैं कि जो जीव होता है, सावयव होता है, उसमें नियंत्रण करने के लिए एक मस्तिष्क होता है, एक नर्वस सिस्टम होता है, हम कह सकते हैं तंत्रिका तंत्र, और मस्तिष्क के पास वो सारी जो है व्यवस्था होती है। तो मस्तिष्क का जो सिस्टम है, की जो व्यवस्था है, तंत्रिका तंत्र है, वो तंत्रिका तंत्र पूरे शरीर को संचालित करता है, उसको नियंत्रित करता है। लेकिन समाज में अगर हम देखें तो समाज को नियंत्रित करने के अनेक केंद्र होते हैं। औपचारिक रूप से सरकारें होती है, राज्य व्यवस्था होती है, पुलिस प्रशासन होता है, लेकिन उनको भी उसके अलावा भी अनेक ऐसे केंद्र हम समाज में, कई संस्थाएं ऐसी देख सकते हैं जो कि समाज को नियंत्रित करने का काम करती है। तो जो कंट्रोलिंग पैनल है उसको लेकर के भी हम दोनों में भिन्नता देख सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो सावयव है या जैविक शरीर है, उसमें जितने भी उसके पार्ट्स होते हैं, यानी जितनी भी उसके अंग होते हैं या उसकी इकाइयाँ होती है, वो पूरे सावयव को बनाए रखने में अपना योगदान करती है, उसके लिए कार्य करती है। लेकिन स्पेंसर कहता है कि जो समाज है, उस समाज रूपी शरीर के जो विभिन्न अंग, यानी जो समाज के विभिन्न संगठन, समूह या संस्थाएं होती है, वे संपूर्ण को बनाए रखने के लिए कार्य करे आवश्यक नहीं है, बल्कि संपूर्ण जो है वो उन इकाइयों के लिए कार्य करता है। ऐसा स्पेंसर मानते हैं कि सावयव में इकाइयां संपूर्ण के लिए कार्य करती है, जबकि समाज में संपूर्ण या
जो समाज एज ए होल वो जो उसके यूनिट्स हैं उसके लिए कार्य करता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि समाज एक सावयव के रूप में क्या क्या विशेषताएं उसकी है, और उसके बाद में समाज और सावयव दोनों में भिन्नताएं क्या हैं और दोनों के बीच में समानता क्या है। थैंक यू।